क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, जिसमें हमारी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें बेटा हम कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा मैं पास्ट पेपर शो कर देती हूँ कि क्वेश्चन आने कैसे हैं और आज का ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट क्यों किया। थोड़ा सा पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें 2019 सप्ली का पेपर आया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लोर द मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन प्लाट्स पोएम। कि जो मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर प्लाट की पोइट्री के अंदर सिल्विया प्लाथ ने बताई है, आपने वो मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन करनी है। अब आप लोगों ने बताना है कि उसने किस तरह से मेटाफोरिकली जो है नेचर का इस्तेमाल किया है, इमेजरी ऑफ नेचर का इस्तेमाल किया है, इमेजेस ऑफ नेचर का इस्तेमाल किया है इन सिल्विया प्लाथ पोइट्री। वो किस तरह से जो है, अगर वो बी हाइव के पास है तब बी मीटिंग की बात करती है तो उसके अंदर किस तरीके से वो एक नेचुरल एलिमेंट को लेके और उसको ट्रांसफॉर्म करती है इनटू हर पोएम। So what is the metaphorical significance of nature? Same is the case with the poppies in October. अब आपने माशाल्लाह सारी ही पोएम्स पढ़ ली हैं, जिसमें आपने पॉपीज इन अक्टूबर पढ़ ली, उसके बाद हमने जो है ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा, हमने जो है इवन बीइंग अ मदर उसका किस तरह का एटीट्यूड था टुवर्ड्स बॉर्न बेबी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके क्या, और वो किस तरीके से वो नेचर से मेटाफर्स लेती है और या मेटाफोरिकली उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर क्या थी इन प्लाथ पोएम, ये आप लोगों ने बताना है। एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। और मेटाफर क्या होते हैं? दो ऑपोजिट चीज़ों को, दो ऑपोजिट जो थिंग्स होती हैं उनको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, लेकिन उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो सेम होते हैं। सिमिलीज में तो ये होते हैं ना, वाइट एज डव, कि डव भी वाइट है और वो भी एक कोई खातून है वो भी वाइट है, या कोई और चीज़ है वो वाइट है, तो हम कहते हैं जी वाइट एज डव। लेकिन मेटाफर में ये होता है कि हम दो ऑपोजिट चीज़ों के ट्रेड्स जो हैं, दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ट्रेड्स आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं और हम उसके अंदर जो है एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। आप मेटाफोरिकली किस तरह से सिग्निफाई करेंगे नेचर को इन प्लाट्स पोएम, ठीक है? लाइक अगर पॉपीज इन अक्टूबर है तो उसके अंदर आप मेटाफोरिकली क्या ऐसी इमेजेस हैं वो लेके आएंगे जो कि मेटाफोरिकली आपको प्लाट्स की पोएम में एक्सप्लेन करना है। एनीवन क्लास इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें हम ऐसा करेंगे, जैसे पॉपीज इन अक्टूबर की हम लेते हैं एग्जांपल, उसमें वो जो पॉपीज हैं फ्लावर्स, उसमें वो खुद को देखती है। अब ये मेटाफर है क्योंकि पॉपीज जो है वो एक फ्लावर है और वो खुद एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और उसको ऐसे लगता है कि जो पॉपीज हैं फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल उसी की पर्सनैलिटी का, जैसे कह लें कि अक्स है, एक उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसी तरह हम स्काई को देखते हैं, उसको भी वो मेटाफोरिकली यूज करती है कि वो कैसे जो कि रिजेंबल करता है मेल डोमिनेटेड मतलब जो सोसाइटी है उसको। तो कहाँ स्काई का यूज के जो कि वो जिसमें आ जाता है कि पेली एंड फ्लेमिली जो है, वो मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है कोड, वो आ जाती है बाय द स्काई। इसी तरह डिफरेंट हम और जैसे हमने कल भी पढ़ा जिसमें आ जाता है कि वो जो फ्लावर्स थे उनकी आईज हैं और वो इस तरह देख रहे हैं, जैसे आईज हैं उनकी और वो उसको देख रहे हैं, उसको भी उसने पर्सोनिफाई कर दिया। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स में हम वो डिफरेंट, और हर बार वो नेचर को ही यूज करती है। दोनों अगर से दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों लिविंग थिंग्स है, मतलब जो है पोइटस है वो भी लिविंग थिंग है और जिसको नेचर की जो चीजें ले रही है वो भी लिविंग है, जैसे कि पोपिस फ्लावर्स लिविंग थिंग है, लेकिन उन दोनों की ट्रेड्स बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लावर एक बिल्कुल अलग चीज है, उसमें कोई उस तरह के इमोशंस नहीं है, लेकिन वो अपने इमोशंस जो है वो उसमें डाल देती है, उसको उस तरह एक्सप्लेन करती है। तो इस तरह सभी पॉइंट्स में जो भी हमारे पास आ जाएंगे एग्जांपल्स, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अभी आपकी पोएम्स कितनी है? 6 पोएम्स हैं। अगर आप एक एक पोएम में से दो दो मेटाफर्स भी लें तो आपके कितने नेचुरल मेटाफर्स आप में, तो आपके 6 to 8 पैराग्राफ्स आराम से बन जाएंगे।
जी मैम। अच्छा मैम, इसमें मेरे पास बुक में तो डैडी और लेडी लिजाजस ये भी है, तो क्या ये हम नहीं करेंगे? ये आपके नहीं है, बस आपकी सारी पोएम्स कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ आज आपको एक जनरल क्वेश्चन करवाना है जिसको आप मोल्ड करके बाकी क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, बस दैट्स ऑल। ठीक। ठीक है, वो इस वजह से वो सिलेक्ट किया था। हाँ जी। और कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचर? मैम इसका एरियल पोएम में हम्म मैम वीट एज एन ओशन इसने जब आगे यूज किया है एरियल के अंदर कि गंदम उसको ऐसे उसके मतलब लैंड को उसने ओशन के साथ कंपेयर किया है, लैंड ओशन की तरह उसको नजर आ रही है दूर से और वो उसके थ्रू गुजर रही है, हाँ, सड़क के किनारे से गुजर रही है। वहां पे भी उसने ये मेटाफोर यूज किया है। एरियल में तो बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, हाँ जी, एरियल में काफी उसने यूज किया है एरियल मेटाफर्स। में बहुत ज्यादा था। फिर उसकी वो जो मदरहुड वाली पोएम्स हमने पढ़ी है, यू आर जी जी, पढ़ी है, और उसमें मॉर्निंग बहुत ज्यादा पढ़ा है, उसके अंदर वो उसको कैसे मतलब बेबी को जो है वो नेचुरल चीजों के साथ जो है वो कंपेयर कर। कंपेयर करती है। जी जी, So that is the thing. फिर है प्लास एरियल इज अ पोएम अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वीमेन्स रिलेशन विद नेचर। प्लास की जो पोएम है वो ट्रांसफॉर्मेशन है और वीमेन की रिलेशन है विद नेचर। बताएं कैसे उसकी एरियल एक ट्रांसफॉर्मेशन है और इंसान एक औरत का रिलेशनशिप है नेचर के साथ। अगेन नेचर का क्वेश्चन है। हाँ जी क्लास। जिसपे वो राइट कर रही है उसको उसने एक यहाँ पे भी यही कहेंगे कि हम उसको उसने मेटाफोरिकली यूज किया है कि बेसिकली वो ये बताना चाह रही है कि वो जिंदगी में एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस की तरफ जा रही है और नेचर से वो जितनी भी सारी इसमें उसने इमेजरी यूज किया वो सारी नेचर से रिलेटेड है। कोई चीज भी जो है ना उसने उसमें यूज नहीं की है जो मतलब नेचर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि वो अपनी राइट की बात करती है और यूज करती है कि जब वो जो चीज वो यूज कर रही है वो घास को टच कर रही है और फिर जो घास है वो फिर अगेन उसके फुट को टच कर रही है। सबसे पहले तो उसने ये एरियल में यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद उसने एक जगह पे जाके क्या नाम लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे उसने हवाओं का जिक्र भी किया है। तो यही जो मैं अभी वीट की बात बता रही थी, वीट उसको ओशन की तरह दूर से लग रहा है, ये सारी चीजें नेचर के ही करीब है जो जिसको वो इसमें सिग्निफाई करती है, एक्सप्लेन कर रही है। बट व्हाट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म की हो रही है यहाँ पे? हाँ जी आई। मैं ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सेंस जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जैसे कि हम एरियल में देखते हैं, फर्स्ट में एरियल जो हॉर्स है वो अलग एक उसकी है, जैसे कह लें कि हैसियत है या अलग वो एक बॉडी है, और जो पोइटस है वो अलग है, वो राइडर है। लेकिन जो पोइम आगे जाती है तो हम दोनों को एक ही होता देखते हैं। मतलब ना हमें समझ आती है कि एरियल अलग से घोड़ा है या वो राइडर जो है वो दोनों मतलब एक ही चीज बन जाते हैं। इसमें आ जाता है, जैसे कि आ जाता है उसमें कि परवेटिंग हील्स एंड नील्स, कुछ इस तरह करके वो लाइन है जिसमें वो आ जाता है कि मतलब एक ही जगह पे वो दोनों ज्वाइन हो गए हैं। इसी तरह दूसरी पॉइंट्स में भी आप देखते हैं कि वो बिल्कुल दोनों जो है एक ही पर्सनालिटी बन जाते हैं, जैसे पॉपीज में भी फ्लावर्स और वो एक ही है। तो शायद इस सेंस में। अच्छा यहाँ पे देखें कि नहीं, आपका भी आंसर बेटा ठीक है। एक्चुअली दैट इज बेसिक। सिल्विया प्लाथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी लाइफ से। इससे पहले की जितनी भी पोएम्स हमने देखी हैं, जो बी पोएम है या जितनी भी हमने देखी है, उसमें इतनी मोटिवेशन नज़र नहीं आई जितनी कि एरियल के अंदर नज़र आई है। एरियल के अंदर जो स्ट्रेंथ नज़र आई है वो हमें बाकी पोएम्स के अंदर नहीं नज़र आई। Actually, she is now, that is her journey towards sun, death and destruction finally. और दैट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन के एक वीक औरत जो है वो एक स्ट्रेंथन की तरफ जा रही है। और वो जो है जिसे कहना चाहिए अब उसका जर्नी फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस की तरफ जा रहा है, स्टेटस टू वायलेंस की तरफ जा रहा है। और वो जो उसकी राइड है जो कि बियॉन्ड द सन जा रही है, वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इससे पहले वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थी। पिछली जितने भी पोएम्स थी उसमें आप देखिए वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, उसको नहीं समझ आ रहा वेयर आई हैव टू गो, हु आर दीज पीपल, दिस एंड दैट। वो
यही पूछ रही होती है, ये इर्द गिर्द मेरे लोग कौन है, ये स्माइल तो कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ नहीं है। बट इन एरियल अगर हम उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो हम देखते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन आल्सो इन दैट पॉइंट, कि वो जो है एक पावरफुल और मतलब विमेन के तौर पे वो सामने आती है। वो जो है उसका जो हॉर्स है एक्चुअली वो सिंबलाइज करता है उस पावर को, स्पीड को, एनर्जी और कैपेसिटी को। द सेकंड वन, ट्रू मीनिंग ऑफ हर लाइफ, जो कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, नाउ शी हैज सॉर्टेड आउट इट, कि अब उसको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जो है इस एरियल के अंदर मिल गया। एक्चुअली नाउ दैट इज बेसिकली द जर्नी टुवर्ड्स द लाइफ और जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इस अगर पोएम के अंदर हम देखें तो ना सिर्फ दैट इज द जर्नी, जो कि पोएट जो है शुरू से ही वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो है किसी ना किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन नाउ पोएट इज लुकिंग फॉर लाइफ एंड सीकिंग न्यू चैलेंजेस which can attempt to destroy her, but she still has strength to face all those with her might and willpower. ठीक है, ये पॉइंट लिख लें इसी में। The poet is looking for life and seeking new challenges which can attempt to destroy her, but she still has strength to face all those with her might and willpower। कि अब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है कि वो हर तरह के मसले मसाइल जिंदगी के वो फेस कर सकती है, चाहे वो उसको डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर सके। ठीक है, अब उसके अंदर वो विल एंड विश आई है कि नाउ शी वांट्स टू लिव लाइक गॉडिवा और द गॉडेस, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था गॉड्स लॉयनेस का। ठीक है, तो वो गॉड लाइनस की तरह जो है वो जीना चाहती है। तो दैट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्विया प्लाथ। वो एक वीक वीमेन थी, वो एक फ्रस्ट्रेटेड वीमेन थी, बट इन दिस पोएम वी हैव सीन हर आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं है जितना कि उसका पहले पोएम में था। इसी तरीके से उसका जो हॉर्स है वो भी ना सिर्फ जो है अगर उसको भी मेटाफोरिकली देखा जाए तो, और सिल्विया के साथ उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाए तो सिल्विया जो कि एक जो है शायद फ्रस्ट्रेशन की मालिक थी या जो भी थी, लेकिन नाउ शी इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ पावर। एंड उसकी जो स्पीड है वो उसकी विश एंड विल को या उसके जो अंदर का एक हम क्या कहेंगे उसकी जो zeal and zest to live the life, और पैशन भी कह सकते हैं इसको। तो उसकी जो है स्पिरिट ऑफ पावर को और को शो करती है और उसकी स्पीड को शो करती है कि वो अब जिंदगी को जीना चाहती है। लेकिन आयरनी ये हुई इस पोएम की कि जितनी उसने मोटिवेशनल पोएम लिखी थी उसके बाद उसने फाइनली सुसाइड कर ली थी। तो दैट इज बेसिकली ये इसके अंदर एक आयरनी है जो कि दिखाई गई है। नाउ दैट इज बेसिकली हम यही कहेंगे कि दैट इज अ जर्नी फ्रॉम स्टेटस टू द मतलब डार्क एरियल स्टेटस इन द डार्कनेस। एरियल जो कि अब डार्कनेस में था, एट द एंड वो कहाँ पे आ जाता है, सन की तरफ आ जाता है, रोशनी की तरफ में आ जाता है। फाइनली वो कहती है क्या मैं कोई ड्यू ड्रॉप हूँ जो कि हवा के अंदर जो है वो स्पिरिट बन के जो है वो कहीं गुम हो जाएगा या वेपर्स बन के कहीं गुम हो जाएगा। तो अब वो जो है डार्कनेस से टुवर्ड्स लाइट की तरफ जा रही है एंड दैट इज बेसिकली द एक मोटिवेशनल इसने पोएम लिखी है जो कि इसके अंदर सारा उसने दिखाया है। इसी तरह अगर हम देखें कि इसका जो है राइड है अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, अब वो उस हॉर्स के ऊपर किस तरीके से राइड करती है, ये सारी चीजें। फिर वो कहता है यहाँ पे जो सेकंड इसका पार्ट है वो है वीमेन रिलेशन विद द नेचर, कि एक औरत का रिलेशन क्या है नेचर के साथ। वीमेन जो है हमेशा नेचर को बहुत, ना सिर्फ वीमेन बल्कि मैन भी, लेकिन औरतें थोड़ा ज्यादा नेचर को जो है अपने साथ जो है वो रिलेट करती हैं। खवातीन जो होती हैं, वीमेन जो होती है
तो यहाँ पे जितने भी इमेजरीज उसने यूज की है लाइक बेरी स्कार्स डार्क, फिर जो है समथिंग हॉल्स मी थ्रू द एयर, तो हमेशा वो नेचर को ही कॉल करती है कि वो उसको आके एक सूथिंग इफेक्ट दे, और वो हमेशा वो नेचुरल इमेजरी को यूज करती है। और ये सारी जो उसकी इमेजरी है, जो वो कभी सब्सटेंसलेस ब्लू की बात करती है, स्काई को वो सब्सटेंसलेस ब्लू कहती है, डार्कनेस वो नाइट को कहती है। इसी तरह हॉर्स इज ऑल्सो नेचुरल, मतलब नेचर से वो उसने एक इमेज लिया हुआ है, नेचर आई बेरीज कास्ट डार्क। और इसके अलावा जो है ग्लिटर ऑफ सीज, ये सारी चीजें क्या है, ये सिल्विया प्लाथ का जो है रिलेशन है नेचर के साथ, कि जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होती थी या जब भी उसकी डिफरेंट मूड्स होते थे, चाहे वो बीइंग अ मदर है या वो बीइंग अ वाइफ है या बीइंग अ फ्रस्ट्रेटेड या ऑप्रेस्ड वीमेन है जिसको सुप्रेस कर दिया है इस पेट्रियार्चल सोसाइटी ने, तो वो उसका रिलेशन क्या था नेचर के साथ, कि जब भी वो नेचर को देखती थी तो उसको एक सूदिंग इफेक्ट देती थी, वो नेचुरल एलिमेंट्स के साथ ही अपना सारा रिलेशन बिल्डअप कर देती थी, आउट ऑफ द वे जाके वो इस दुनिया से कट ऑफ होके सिर्फ नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनसे वो बातें करना शुरू कर देती थी, और उनको वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती थी, या उन्हीं को वो रिलेट करती थी मेटाफोरिकली विद डिफरेंट जो भी उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड थे, या उसकी फ्रस्ट्रेशंस थी या उसकी ऑपरेशंस थी या उसका कोई साइकोलॉजिकल इश्यू था, तो वो उन सारे नेचुरल इमेजरीज को किसके साथ रिलेट करती थी, अपने अपनी इनर वर्ल्ड के साथ रिलेट कर देती थी। नेचर इज बेसिकली द आउटर वर्ल्ड एंड शी ऑलवेज रिलेट हर आउटर वर्ल्ड विद हर ऑन इनर सेल्फ, यानी कि अपनी इनर सेल्फ के साथ हमेशा वो नेचर को रिलेट करती रही है। फिर क्वेश्चन है, मोर देन एनीथिंग एल्स प्लाथ इन हर पोएट्री प्रेजेंटेड द पोस्ट मॉडर्न पोस्टमार्टम ऑफ डेथ। ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स प्लाथ अपनी पोइट्री के अंदर प्रेजेंट करती है पोस्टमार्टम ऑफ द डेथ। हमेशा उसकी जितने भी पोएम्स है उनका एंड डेथ के ऊपर ही होता है, या वो उस पोएम के अंदर जो है वो डेथ को ही जो है वो सिग्निफाई कर रही होती है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन ऑल दिस? अगेन हमारे पास इतनी सारी पोएम्स हैं, एरियल को ही ले लेते हैं, एट द एंड वो क्या कहती है, सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव। ठीक है, कि वो जो है अब सुसाइडल हो गई है एट वन, उसके अंदर इतनी बार आ गई है, उसके अंदर इतनी विश एंड विल आ गई है, ज़ील एंड जस्ट आ गया कि वो एट द एंड सुसाइड करेगी, और उस पोएम के बाद उसने सुसाइड किया था। सेम इज द केस विद द बी पोएम्स। हमने बी पोएम्स में पढ़ा, जो कल वाली भी द बी मीटिंग हमने पढ़ी, उसके अंदर हमने यही देखा, एट द एंड वो यही पूछती है कि ये ग्रेव किसकी है, ये किसका जनाजा है, ये मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो वो सारी जो है जितनी भी अगर हम उसकी पोएम्स देखें तो बेसिकली वो पोस्टमार्टम ऑफ डेथ ही कर रही होती है, और वो सारी चीजें जो है वो उसकी विश को शो करती है कि शी वांट्स टू, मतलब वो अपनी लाइफ से दूर भागना चाहती थी, वो जो है मौत के साथ जो है खेलती थी एक्चुअली, और उसने अपनी जिंदगी में कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स की, और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो है वो हमें उसकी पोएम्स के अंदर नजर आती रही हैं। इवन अगर हम एरियल को भी देखें तो एरियल के अंदर एक ऐसी औरत को दिखाया है सिल्विया प्लाथ ने, जिसको शौक है मरने का, जिसको ना सिर्फ जीने का शौक है बल्कि उसको मरने का शौक है। उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो विदाउट एनी, जिसे कहना चाहिए, उसको कोई खौफ नहीं है मौत का, और वो मौत को अपने गले लगाना चाहती है, बिकॉज शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द फीवर एंड rid ऑफ द लाइफ। सो शी सेड कि भाई उसको, और फिर मौत का पोस्टमार्टम कैसे करती है वो, वो किस तरीके से मौत को इतना क्लोजली दिखा रही है हमें, कि कभी वो ग्रोव की बातें करती है, कभी वो सुसाइडल एट, यहाँ पे देखिए एरियल के अंदर, द ड्यू दैट फ्लाइज सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव, अगेन द सुसाइडल अटेम्प्ट, द डेथ, द क्लोज एक इनसाइट वो दिखा रही है, क्लोज साइट ऑफ द डेथ जो है वो थ्रू डिफरेंट इमेजेस जो है वो हमें शो करती है। फिर वो यहाँ पे जब वो बात करती है एक ड्यू ड्रॉप की, कि वो कहती है कि वो वेपर है जो कि आई एम द एरो द ड्यू दैट फ्लाइज।
ठीक है, वो कहती है मैं एक ऐसा एरो हूँ और ऐसी ड्यू हूँ तो जो कि फ्लाई करती है। बेसिकली ये इंसान के स्पिरिट को शो कर रहा है, उसके उसकी रूह को शो कर रहा है कि आफ्टर डेथ उसको कहाँ चला जाना है, उसको आसमान की ही तरफ चला जाना है। सेम इज द केस विद द जो हमारी बी मीटिंग थी उसके अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो है एट द एंड जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करती है अबाउट द रिचुअल ऑफ एक डेड बॉडी जो है उसका जब जनाजा होता है तो वो किस तरीके से वो कॉफिन का एक बड़ी खूबसूरती के साथ वो उसको बयान करती है। वो कहती है whose is that long white box in the grove, किसका ग्रोव है, what have they accomplished, why I am cold। और इन लोगों ने क्या हासिल कर लिया इसको मार के या मलका मक्खी को मार के, और why I am cold और मैं क्यों cold हूँ, यानी कि that is basically the postmortem of the death के how closely she relates all the imageries with the death rituals। और वो जो एक जिसे कहना चाहिए एक फनरल जो है उसमें किस तरीके से जो है एक इंसान को एक जनाजे में किस तरीके से एक इंसान को जो है कब्र में उतारा जाता है, तो वो उन सारी चीज़ों को लेके और हमारे सामने जो है वो पेश करती है। तो दैट इज द थिंग जो कि वो सब रिप्रेजेंट करती है थ्रू हर डिफरेंट इमेजरीज। और यहाँ पे देखिए इवन ये जो हमने कल पोएम पढ़ी थी द बी मीटिंग, उसके अंदर देखें लाइन नंबर तो मेरी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। स्मोक रोल्स एंड स्कार्व्स इन द ग्रोव, वो कहती है कि ये स्मोक्स रोल करते हैं और स्कार्व करते हैं इन द ग्रोव। ग्रोव बेसिकली किसे कहते हैं, कब्र को कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे वो कहती है वो जो कब्र है वो बेसिकली उसकी इंटरनल वर्ल्ड भी है जिसके अंदर स्मोक ही स्मोक है और स्कार्स है। अब वो ना सिर्फ अपनी इनर वर्ल्ड की डार्कनेस को शो करती है बल्कि वो एक ग्रोव की डार्कनेस को शो करती है, वो एक डेथ की डार्कनेस को शो करती है, क्योंकि नो वन नोस कि आफ्टर डेथ उसके साथ क्या होगा। किसी को भी नहीं पता ना मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा, वो कब्र में जाके क्या होगा। तो दैट इज द, और इसी तरीके से बाज औकात बल्कि मोस्टली हम लोगों को खुद पता नहीं होता हमारे सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है, हमारा इनर कॉन्शियस है क्या। बेसिकली इन अ केस हम एक्चुअली अपने आप को खुद नहीं समझ पाते। आवर इनर जो हमारी अवेयरनेस है वो एक्चुअली शऊर की तरफ जाती है। जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बीमारी क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या कहाँ पे गलत हूँ, तो एक्चुअली फिर हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। फिर हम एक ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, फिर हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसे हो गया। So that is basically Sylvia Plath's journey towards her subconscious. She wants to read her subconscious. अगर हम एरियल की भी बात करें तो वो एरियल में भी अपने सबकॉन्शियस को रीड करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस और इनर सेल्फ की तो बात करती है, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट शी फाइनली डिसाइडेड कि वो डेथ की तरफ जाती है। हाँ जी हसनान। मैम मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इसने पॉपीज इन अक्टूबर में जो कहा है कि इन फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, मतलब इसने बहुत जगह पे जो है ना डेथ को किया है, सिंबलाइज किया है। उसके अलावा ये कहती है उसमें मैम जाके ना इसमें मॉर्निंग सॉन्ग में जब उसको कहती है कि आई एम नो मोर योर मदर, तो वहाँ पे भी इसका जो है ना ये डेथ सीन मिलता है हमें कि ये उसके बाद जब ये उसमें एरियल पोएम आती है मैम, उसमें ये उस बेसिक जो उसकी अपना जर्नी है वो डेथ की तरफ बताती है। और अराइवल ऑफ बी बॉक्स में जब वो कहती है कि वो जो मतलब उस स्टार्ट में ही कहती है ना कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड और डार्क डार्क डार्क, तो वो अपने सुसाइडल एक्सपीरियंस को बता रही है कि मैंने एक दफा ये ट्राई की हुआ है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, ये डार्क डार्क है। उसके बाद एंड पे वो फिर उनको ये भी कह रही है कि मैं मतलब कि इनको अभी तो आजाद नहीं कर सकती लेकिन जल्दी जो है ना इनको मैं आजाद कर दूंगी। तो इसमें भी इसका सुसाइडल इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह ये जो है जी मैम बिल्कुल। और देखिए वो डेथ को कितने, अब देखिए वर्ड उसने क्या, हाँ जी हाँ जी हसना। और मैम वो जो उसने एक और लफ्ज यूज किया है ना, वो जो कहती है कि अब जो है ना इनको निकालने का एक ही रास्ता है और वो है ग्रिड। और मतलब वो सुसाइडल से कह रही है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई विंडो वगैरह नहीं है, और वो रास्ते उसको सुसाइड से तशबीह दे रही है, उसको सिंबलाइज कर रही है।
और वो फिर कहती है कि मतलब कि सिर्फ एक ही रास्ता है, बस यही, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें भी नजर आ रहा है उसका। एग्जैक्टली उसको हमेशा हम अपनी हर चीज का जो आउटकम है ना, वो एक ही चीज नजर आई है और वो है उसकी डेथ। और बात सारी वही होती है, जैसे एरियल के अंदर हम अभी पढ़ रहे थे ना कि वीमेन की ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका रिलेशन है विद द नेचर। और सेम इज द केस विद द हम पॉपीज इन अक्टूबर के अंदर भी देखते हैं कि उसके अंदर भी बड़ा खूबसूरती के साथ उसने रिलेशन दिखाया वीमेन का। तो बेसिकली वीमेन और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है। अब पॉपीज इन अक्टूबर को ही देख लें तो अब उसके अंदर देखें थीम ऑफ नेचर है, थीम ऑफ ब्यूटी है, थीम ऑफ मेल डोमिनेशन है, कंपैरिजन ऑफ पॉपीज विद द वीमेन और द जो वहाँ की जो फीमेलनेस है या विमेन है या जो फेमिनिज्म है, फेमिनिटी है, उसके साथ वो कंपेयर करती है। इसी तरह नॉर्मली वो अपनी जितने भी पोएम्स है उसके अंदर वो रेड कलर जरूर यूज करती है। रेड इज बेसिकली सिंबलाइजिंग जो है वो सिंबलाइज कर रहा है ना सिर्फ क्रुएलिटी को, डेथ को, डिस्ट्रक्शन को, उसकी इनर वायलेंस को। और उसकी इनर वायलेंस ही एक्चुअली दैट लीड्स टुवर्ड्स द डेथ। तो अगर देखा जाए तो उसके जितने भी पोएम्स है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से थोड़ा सा देखें तो वो क्या है, दैट इज हर जर्नी to from the conscious to subconscious and subconscious to inner self. She wants to seek the meaning of her life. She wants to solve the riddles जो कि उसके माइंड के अंदर क्रिएट हो रही थी। एंड एट द एंड जब वो अपने माइंड की रिडल्स को सॉल्व नहीं कर सकी तो फाइनली उसने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो उसकी जितनी भी रीडर्स हैं उसके तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एट द एंड वो जब सॉल्व कर लेती है तो वो कहती है कि उसके पास एक ही कंक्लूजन निकलता है, दैट इज द डेथ ओनली। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वो पोस्टमार्टम ऑफ डेथ करती है, तो अपनी चाहे वो अपने ख्यालात को बयान करके करती है, चाहे वो नेचुरल इमेजरी को लेके करती है, या वो अपने जो है विश एंड विल को जाहिर करती है। तो वो एक ही चीज है और वो सारा कंक्लूड होके डेथ की तरफ आता है। फिर डिस्कस द फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबलिज्म ऑफ नेचर इन क्लास पोएट्री। अगेन वो कहती है कि फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस यानी कि जो फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबलिज्म इन नेचर, यानी कि आपने फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस बतानी है सिंबलिज्म ऑफ नेचर इन क्लास पोएट्री। क्लास की पोएट्री में फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबलिज्म। अब उसने नेचर से ऐसे कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, नेचर के ऐसे कौन सी इमेजेस लिए हैं जिसको उसने सिंबलाइज किए हैं कि वो फेमिनिन है। जैसे पॉपीज इन अक्टूबर में वो जो है उसकी स्कर्ट्स की बात करती है, वो उसकी फेमिनिटी को शो करती है। ठीक है, कि औरत इस तरह की होती है कि वो स्कर्ट्स होती है और जो है वो बिल्कुल, क्योंकि जो पॉपीज होते हैं ना वो हवा भी चलती है तो एक दो दिन बाद उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत होते हैं। हवा चलती है तो वो हिलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है पॉपीज की खूबसूरती को, पॉपीज की डेलिकेटनेस को, पॉपीज की जो एक रेड कलर का विजन है उसकी ब्यूटी को कंपेयर करती है विमेन के साथ। तो फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबलिज्म इन नेचर को किस किस तरीके से जो है साइड बाय साइड जो है वो लेके चलती है। अब देखें ना वो उसको किस तरह से पहली लाइन के अंदर वो उसको कहती है कि कंपेयर करती है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को विद द फीमेल, जब वो कहती है कि इवन द सन क्लाउड्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो जो सन क्लाउड्स हैं इन द मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच स्कर्ट्स, यानी कि सन क्लाउड्स की इतनी ज्यादा खूबसूरती नहीं हो सकती या वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इन स्कर्ट्स की खूबसूरती को। और फिर वो कहती है, फिर वो वीमेन इन द एम्बुलेंस, दैट इज द आल्सो द फेमिनिज्म। फिर वो रेड हार्ट ब्लूम की बात करती है, दैट इज आल्सो फेमिनिस्टिक कॉन्सेप्ट कि औरत जो है वो इस तरीके से मतलब उसका खुशी का इजहार, उसके इमोशंस, उसकी हर चीज, उसके अंदर एक पैशन होता है, उसके अंदर एक जो है खूबसूरती होती है। तो फिर वो गिफ्ट, लव गिफ्ट की वो बात करती है। फिर जो है इसके अलावा और क्या है, बाकी जो हमारी जितनी भी पोएम्स हैं उसके अंदर जो है फेमिनिटी उसकी क्या क्या शो करती है। आप वो एरियल के अंदर देखें, वो गॉड्स लाइनस की बात करती है फेमिनिज्म। इसी तरीके से
और बहुत सारी नेचुरल इमेजेस हैं, जैसे हम क्या क्या कहेंगे, बताएं क्लास थोड़े से मुझे। मैम वो मैं पॉपीज इन अक्टूबर में सबसे पहले जो मतलब लास्ट पे आके कहती है इन ए डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर्स, वहां पे भी इसका फेमिनिस्ट शो हो रहा है कि वो जब ये वही जो मैंने पहले बताया इन ए फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, ये वुमेन से सिमिलाइज कर रही है फेमिनिज्म से, और फिर डोमिनेटिंग रोल ऑफ जो है ना मैन को इससे रिप्रेजेंट कर रही है इन ए डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर, ये भी नेचर से सिमिली ले रही है। सही है। अब यहाँ पे मैं बी मीटिंग में वो क्वीन बी की बात करती है, बी की बात तो करती है, सही है। और मैम इसमें मॉर्निंग सॉन्ग में जो जब वो कहती है ना कि एंड नाउ यू ट्राई, तो वहां पे भी वो जो है ना वुमेन के रोल को बता रही है, मतलब फेमिनिज्म शो हो रहा है उसका कि मतलब मेल नहीं ये ट्राई कर सकते, ये उसको कह रही है हस्बैंड। मैम मदरहुड के थ्रू भी वो अपनी बेबी की टुवर्ड्स वो भी उसको एज ए फेमिनिस्ट शो कर रही है कि वो अपने बच्चे को लेके या अपनी पेरेंटिंग को लेके अपने बच्चे को किस खूबसूरती के साथ वो देखती है, और उसके अंदर वो जो माँ की जो फीलिंग्स हैं इतने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल। और फेमिनिज्म का बताएं, औरत के अरूज। मैम यू आर की जो पोइम है वो भी तो बिल्कुल ही इसी पर आ जाती है, फेमिनिज्म पर। एरियल नहीं, यू आर ठीक है। और एरियल के अंदर भी तो बेटा इतनी ज्यादा फेमिनिज्म है। वो औरत की अरूज की बात करती है ना कि औरत जो है वो जो है एक्सपेल करे, वो सॉरी औरत जो है वो आगे जाए, वो जो है उसको प्रोग्रेस करे, ये सारी चीजें वो भी तो उसकी फेमिनिज्म को ही शो करती है कि वो एक न्यू वीमन है जो कि अब जीना चाहती है, अब उसका जर्नी है, शी हैज डिसाइडेड टू गो फॉर सम जर्नी, और वो आउट ऑफ द वे जाके उसको पूरा करना चाहती है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबलिज्म इन ऑफ नेचर, यानी कि सिंबलिज्म ऑफ नेचर, नेचुरल इमेजरी लेके। हाँ जी मोहसिना। मैम एरियल में वो खुद को लेडी गॉडिवा से कंपेयर करती है, जो फ्रीडम की शायद सिंबलाइज करते हैं कि वो लेडी गॉडिवा एग्जैक्टली, जो फ्रीडम को शो करता है। उसके बाद जो है और कुछ, और गॉड्स लाइनेस अपने आप को कहती है, ठीक है, अपने आप को हॉर्स के साथ वो जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है। और फिर जो है वो नेचुरल इमेजरी जो है इसमें, और क्या क्या, वो अपने आप को एक फॉर्म टू वीट, नाउ आई फॉर्म टू वीट अ ग्लिटर ऑफ सीज, अब वो अपने आप को फॉर्म टू वीट और ग्लिटर ऑफ सीज भी कहती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है वो नेचुरल इमेजरी से को लेके, और जो है मैम फॉर्म टू वीट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बेटा यहाँ पे देखिए ना, फॉर्म टू वीट, वो जब कहती है नाउ आई फॉर्म टू वीट अ ग्लिटर ऑफ सीज, यानी कि जब वो अक्रॉस द फील्ड वो जब जा रही होती है तो वो कहती है कि देखो अब मैं फॉर्म टू वीट हूँ और ग्लिटर ऑफ सीज हूँ, लाइक कि मैं अब जो हूँ मैं उन जो गुजरते हुए खेत हैं उनका मतलब उनकी वो हवा हूँ जो कि उस वीट के ऊपर से गुजर जाती है, और मैं जो हूँ ग्लिटर ऑफ सीज। ग्लिटर ऑफ सीज क्या, जब सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं तो सी जो है वो ग्लिटर करना शुरू कर देता है। सेम इज द केस विद फॉर्म टू वीट, कि वो जो है अब वो उस वीट की फॉर्म होके रह गई, यानी कि वो हवा है जो उस वीट के ऊपर से गुजर जाएगी और खेतों को लहलहाता छोड़ के चली जाएगी। तो इस उसमें वो अपने आप को फॉर्म टू वीट कह रही है, क्योंकि इसमें सारी जितने भी है ना वो हवा के तस्वुर को ही वो जो है वो लेके चलती है। पीछे से वो देखे ना, वो डेड हैंड्स की बात करती है, डेड स्ट्रिंजेंसीज की बात करती है, अगेन थीम ऑफ डेथ आ गई, थीम ऑफ पोस्टमार्टम ऑफ डेथ। तो एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट, मैं उस हवा की तरह हूँ जो खेतों के ऊपर से भी निकल जाएगी, और उस ग्लिटर की तरह हूँ जो कि समंदर के ऊपर जो है वो ग्लिटर कर रहा होता है। ठीक है, और कुछ? अच्छा जी, उसके बाद है हाउ द अराइवल ऑफ, हाँ जी हसनान। मैम ये इसी पोएम में ना अराइवल ऑफ बी बॉक्स में ये पेटीकोट्स शो कर रही है, उधर पेटीकोट लफ्ज यूज कर रही है, तो वहां पे जो ट्री की जो लेयर्स होती है ना मैम, मतलब सबसे पहले अगर हम गौर से देखें ना तो थोड़ा सा ऊपर से घना होता है, फिर जो सेंटर में है मैम वो थोड़ा सा मतलब वहां से पत्ते गिरे हुए होते हैं, नीचे से फिर अलग टहनियां निकल रही होती हैं, तो वो उन लेयर को जो है ना मैम वो औरत के जो ड्रेस है उससे सिंबलाइज कर रही है पेटीकोट से। और
सेम इसी तरह मैम जब वो कहती है ना कि आई एम नो सोर्स ऑफ हनी, इसी में ना, तो वो अब कम एज मतलब जैसे टेड ह्यूज को मुखातिब करके कह रही हो, क्योंकि हनी से अब रिजेम्बलेंस दे लेना अगर चाइल्ड को, बच्चे को, तो वो इसमें भी औरत का किरदार अदा कर रही है, कह रही है कि मतलब अब तुम मुझसे मतलब लव नहीं करते तो अब तुम्हें मुझसे मतलब बच्चे भी नहीं चाहिए होंगे। तो दरअसल ये सारी अपनी इनर लिखती है ना फीलिंग्स, तो इसमें भी ये शायद ये शो करना चाहिए औरत का रोल, क्या आई एम नो सोर्स ऑफ हनी फॉर यू, टेड ह्यूज को कह रही है। एग्जैक्टली। और फातिमा आपने कोई चीज शेयर जी मैम मैंने ये पूछता फेमिनिज्म में जहाँ तक मुझे समझ लगी है कि मतलब फीमेल पावर को ज्यादा शो करना है एज कम्पेयर टू उसकी जो नेगेटिविटी जो सारी थी, या फिर सारा ही जो नेगेटिविटी उसकी डेथ और जो सारा ऑपरेशन डिप्रेशन वगैरह वो भी सारा डिस्कस करना है? the question I have a feminist significance that is not only the feminism। फेमिनिज्म तो कहते हैं ना औरतों के हकूक मर्दों के बराबर हो जाएं, या औरतों के हकूक की या उसके अरूज की हम बात करते हैं, या औरतें जब अपनी फ्रीडम की बात करते हैं। अब यहाँ फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स ऑफ नेचर है कि वो क्या फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस है सिंबल ऑफ नेचर की, जो कि यहाँ पे हमने बयान करी है। तो जब फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस की बात करती है तो बीइंग अ वीमेन उसका रोल भी आ जाता है, बीइंग अ वीमेन उसके हकूक भी आ जाते हैं, बीइंग अ वीमेन उसकी जो मेंटल फॉरेस्ट्रेशन है वो भी आ जाती है। तो हमने इन सारे लेवल्स को देख के ओवरऑल जनरल एक वीमेन की लाइफ किस तरह की होती है, यानी कि वो फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस क्या है, फेमिन कि उसके अंदर एक औरत की क्या कहानी है, उसकी क्या डिलेमास हैं, उसका क्या अरूज है, उसका क्या जवाल है, बीइंग अ वीमेन वो कैसी है, बीइंग अ वाइफ वो कैसी है, ये सारी चीजें जो है हमने। और फिर उसकी मेंटल फॉरेस्ट्रेशन सबसे ज्यादा, सिल्विया प्लाथ की मेंटल फॉरेस्ट्रेशन सबसे ज्यादा जो इसमें चीज आएगी ना, वो उसकी यही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि हमने ज्यादा शेयर करना है। मीन्स के पोइम बाय पोइम सिल्विया प्लेथ का जो करेक्टर है उसे ओवरऑल सारा जो उसका फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड जो भी वो थोड़ा होप में आती है एरियल में जो स्टार्टिंग में, वो भी सारा पोइम बाय पोइम माइंड में लाके तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पोएम बाय पोएम भी कर सकते हैं और आप इसको थीमेटिकली भी तो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस में मैंने कहा ना, बीइंग अ वीमेन एक औरत की लाइफ कैसी होती है, सिल्विया प्लाथ की लाइफ कैसी थी, फिर वो जो है अब वो डिफरेंट पोएम से क्या क्या लेती है। लाइक अगर वो फेमिनिज्म की बात करती है तो वो क्या क्या चीजें लेती है, फिर एक जो औरत होती है वो जिंदगी में क्या क्या डिलेमास वो फेस करती है, और सिल्विया प्लाथ किस तरीके से वो डेथ एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी और ये सैडनेस को किस तरह से पोर्ट्रे करती है। फिर नेक्स्ट थीम बना लें, थीम ऑफ डेथ, कि वो विश करती है फॉर द डेथ, और वो जो है मतलब एरियल के अंदर चले हम बात करते हैं, वो वीमेन प्रोग्रेस की बात करती है, ठीक है, और वो एक नई जिंदगी की बात करती है, वो किस तरीके से जो है वो लेके चलती है, ये सारी उसकी फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ही आ जाती है। देखिए अगर आप एक एक पैरा भी लेते हैं, मतलब पैरा वाइज या थीमेटिकली एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस एक क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंट पोएम्स में से कुछ इमेजेस लेके उस तरह से भी बयान कर सकते हैं, या फिर हर पोएम में से आप जो है पोएम मतलब पोएम वाइज भी आप बता सकते हैं कि इस पोएम में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। लेकिन बेटा जब हम एक ये देखें, ये जनरल क्वेश्चन है, अब आपने तो पोएम सिर्फ 6 पढ़ी है अपने सिलेबस, आप तो फंस जाएंगे कि सिर्फ हमने 6 पोएम्स एक्सप्लेन किए हैं इस तरह से। तो या तो थेमेटिकली उसको सॉल्व करें, या फिर अगर लेनी है तो 2 से 3 पोएम्स लें या 4 पोएम्स लें और उसको फिर आप सॉल्व करें। हाँ जी हसनान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी मैम, वो मिस्टेकनली हो गया। अच्छा।